चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डेरिवेटिव, ठीक है, ये 1 का 100 करता है, वो मार्केट है ये, ठीक है, और 100 का 0। शाबाश, प्रैक्टिकल सोचते हो। देखो किसी भी चीज का रिस्क क्या होता है? अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी भी चीज का ज्ञान है तो वो गैम्बलिंग नहीं है, और बिना ज्ञान के कुछ भी करना गैम्बलिंग है। तो आप समझ के जो काम करते हैं, सीख कर जो काम करते हैं, कैलकुलेशन के साथ जो काम करते हैं, वो हमेशा आपको प्रॉफिट कमा के देता है, ऐसा सच है। 99% तो सच है, उसमें भी 1% देखो एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। पर अगर रैंडमली कोई काम करोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि जितने लोग स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस करते हैं वो लोग हैं जो कम सीखे हुए हैं, रिस्क को बिना समझे मार्केट में काम करते हैं, लालच के साथ काम करते हैं, राइट, और एक दिन में बड़ा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूं कि एक दिन में बड़ा पैसा कमाने की सोच गलत नहीं है, बट आपको रिस्क को समझ के काम करना है। जो वो नहीं करते हैं वो गलत है। आप जब बिना कैलकुलेशन के काम करते हो, जल्दीबाजी में काम करते हो, वो गलत है, वो बचना है, बाकी सारी चीजें सही हैं। देखो बड़ा पैसा कमाना है तभी तो स्टॉक मार्केट में आए हो, पर बड़ा पैसा हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे 96-97% लोग लॉस ही करते हैं। इस मार्केट में तो 99 करते हैं डेरिवेटिव में, ऐसा मैं नहीं कहता, सेबी खुद कहती है। तो लोग कौन हैं जो लॉस कर रहे हैं? वो लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनमें पेशेंस नहीं है, जल्दीबाजी में आके लालच करके मार्केट में पोजीशन बनाते हैं और लॉस कर देते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। देखो डेरिवेटिव ना एक प्रोडक्ट होता है, तो डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट होता है, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स तय करते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स को आप फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने दही, जो कर्ड होता है, किससे बनता है, ठीक है, घी किससे बनता है, और पनीर किससे बनता है, चीज़ तो उससे बनता है। तो आप ये समझो कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, कर्ड हो गया, घी हो गया, ठीक है, हाँ, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये दोनों ही समझ लें। इसकी वैल्यू कौन तय कर रहा है? मिल्क। अगर इसके किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये टेम्परेरी एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं अपने वाला देता हूँ। ये तो बहुत कॉमन वाला एग्जांपल है। अब मेरे वाला एग्जांपल ये है कि ये है हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ। इनफैक्ट अब ये जो गुड हेल्थ है ना, ये किन चीज़ों पे रिलाई करती है? बहुत सारी चीज़ों पे रिलाई करती है। देखो ये जो गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ बहुत सारी चीज़ों पे रिलाई करती है, जैसे गुड फूड, वाटर, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, और बहुत सारी चीज़ें, टेंशन फ्री लाइफ। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर चेंज हो जाएंगे, तो अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ पर इंपैक्ट आएगा। यानी हमारी हेल्थ किस पर रिलाई करती है? इन सारे फैक्टर्स पे, जिन्हें अंडरलाइंग एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वैल्यू कौन तय कर रहा है? अंडरलाइंग एसेट्स। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी वैल्यू तय करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। एंड वन मोर थिंग, ये फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। कोई चीज़ नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी भविष्य में यूज कर रहे हैं हम। इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आया? कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है? अब डेरिवेटिव क्यों यूज होता है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला जो यूज है ना डेरिवेटिव का, वो क्या है? प्राइस डिस्कवरी। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा हेजिंग, और चौथा स्पेक्यूलेशन। ठीक है। इन चारों चीज़ों के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहला समझते हैं प्राइस डिस्कवरी क्या होता है। एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं रिलायंस एक स्टॉक है, आप सब जानते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्स 2900 चल रहा है। अब आपको ये लगता है कि रिलायंस जो है अगले कुछ दिनों में नीचे जाने वाला है। तो आपको जब ये पता चल गया कि नीचे जाने वाला है, तो इसे हम प्राइस डिस्कवरी बोल सकते हैं, है ना। आपने डिस्कवर कर लिया ना प्राइस। पर आप इस लॉस से बचने के लिए, जो 100 रुपीज का आपका लॉस है इन कमिंग डेज होने वाला है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे?
हेजिंग करेंगे, शाबाश। अब हेजिंग करने के लिए इक्विटी टू इक्विटी तो इंट्राडे में ही कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि कल मार्केट नीचे जाएगा या परसों जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अगले 10 दिन के लिए पोजीशन बनानी है सेल साइड में, वो तो इक्विटी में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये मार्केट है जहां पे आप 1 महीने से लेकर 3 महीने तक अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हो। तो आप इसका यूज हेजिंग के लिए करोगे, और जब हेजिंग किया तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो गया उससे। ठीक है, आ रही बात समझ में? पर छोटा पैसे से बड़ा पैसा बनाने को हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। अब वो करने के लिए भी आपको डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत होती है, जहां पे ऑप्शंस में आप 100 रुपए लगाते हैं और 1000 रुपए 2000 रुपए कमाते हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव मार्केट में आप स्पेक्यूलेशन भी करते हैं। तो ये मेजरली 4 चीजें की जाती हैं यहां पे, जिसका यूज होता है ये चारों। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट है पूछ लो। अब ये जो मार्केट है ना, यहां पर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला स्वैप, दूसरा वारंट, तीसरा फॉरवर्ड, चौथा फ्यूचर्स, पांचवा ऑप्शंस। अब जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है वो कौन सी होती है? तो सबसे पहले शेयर, दूसरा कमोडिटी, तीसरा बॉन्ड, चौथा इंटरेस्ट रेट और पांचवा एक्सचेंज रेट। अब ध्यान से समझो कि अगर इनमें कोई भी चेंज आया तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? ठीक है, इनमें से किसी में भी चेंज आया तो इनमें से जो वैल्यू है इनकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तय करते हैं इन सब की वैल्यू को। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो। अब ये रिलायंस का शेयर है, मान लो इसकी वैल्यू चल रही है रिलायंस के शेयर की 2900। अब ये रिलायंस का फ्यूचर भी यहां पर होगा, उसकी वैल्यू क्या चल रही होगी? 2900। तो यहां पे अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? रिलायंस का शेयर, और डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? रिलायंस का फ्यूचर। तो अब अगर रिलायंस का शेयर जाता है नीचे 2800 पर, तो रिलायंस का ये फ्यूचर कहां जाएगा? नीचे जाएगा ना, क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा वो किसकी वैल्यू चेंज कर देगा? आ रही बात समझ में? इस तरह से ये इंपैक्ट करेगा। आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, आगे चल सकते हैं? ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट को। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है स्वैप। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, स्वैप को हम डिफाइन करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति प्री डिटर्मिन्ड टर्म कंडीशन पे ये तय करते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट है किस टर्म कंडीशन पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसी को हम स्वैप बोलते हैं। अब ये मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है मर्जर के समय। अब आप जानते हैं मर्जर में 2 कंपनियां होती हैं जो मर्ज होती हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, अब इसमें जो कंपनी ए होती है, मान लेते हैं इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए और कंपनी बी के शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए। लिख दिया मैंने, 50 रुपए लिखना था। तो मान लेते हैं बी का प्राइस चल रहा है 50 रुपए। अब ये जो बी कंपनी है ना, मर्ज हो जाएगी ए कंपनी में। तो अब बी कंपनी के शेयर तो ट्रेड ही नहीं होंगे ना एक टाइम के बाद, तो अब इनका क्या होगा? इनको बी कंपनी के शेयर मिलेंगे और शेयर का प्रोपोर्शन होगा 1:2 रेशो, यानी कि 2 शेयर इसके लेने के बदले में 1 शेयर इसका दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसी को शेयर स्वैप रेशो कहते हैं, 1:2 जो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी को हम बोलेंगे क्या? शेयर स्वैप रेशो। तो स्वैप क्या होता है समझ में भाई? इसमें तो चले गए ना, तो ये 150 का प्राइस थोड़ी हो जाएगा, इसके वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगी ना। देखो, जब मर्जर होता है ना तो उसकी एक कंडीशन होती है, एसेट लाइबिलिटी मर्ज हो जाती है, पर जितनी मर्ज हो रही है उतने शेयर भी तो मिल रहे हैं। मान के चलो इसकी वैल्यू बढ़ गई 50 रुपए, तो 50 रुपए के शेयर भी तो वापस करने पड़ रहे हैं इसको, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। नहीं समझे? नहीं समझे? मान लो मैंने इससे 50 रुपए लिए, मेरे पास अभी 100 रुपए हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने पैसे हो गए? 150 रुपए हो गए ना। पर मैंने जो उससे 50 रुपए लिए ना, मेरे को वापस करने हैं 100 तो रहे ना। मैंने, मेरे पास शेयर, अब मैं इसे क्या दे रहा हूं? मैं एक कंपनी हूं, ये शेयर होल्डर है, इसने मुझे 50 रुपए दे दिए, तो बदले में से 50 रुपए के शेयर दे रहा हूं। तो बात तो वही हो गई ना कि मेरे पास 50 रुपए आए और 50 वापस मैंने इसे दे दी, तो वैल्यू तो मेरी सेम ही रही। तो अगर ये एसेट्स और लाइबिलिटी मर्ज हो रही है तो वैल्यू भी तो साथ के साथ क्लियर हो रही है। समझ रहे हो? बस ये समझो। आ रहा है स्वैप क्या होता है?
अब ये जान के क्या कर लिया तुमने? कुछ किया? यही समझाना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनसे पैसा नहीं बनता है। तो जो बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं इससे पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ नॉलेज की तरह समझो। ठीक है, कभी कभी हम ना अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हैं और बेवजह परेशान होते हैं, और फिर बाद में समझ में आता है अरे ये तो चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं थी लाइफ में। समझ रहे हो? ये भी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है जो ऑप्शंस की तरह ट्रेड होता है। अब ऑप्शंस ये वाला ऑप्शन नहीं है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला है, बल्कि वो ऑप्शन है जो चॉइस के रूप में आपको दिया जाता है। तो बेसिकली देखो, ये जो वारंट होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल वारंट और नॉन कन्वर्टेबल वारंट। अब कन्वर्टेबल मतलब जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये जो वारंट है ना, जब भी किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और प्रिसाइसली वेरी लॉन्ग टर्म यानी 5 साल या उससे अधिक समय, तो कंपनियों के पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो वारंट इशू करके इन्वेस्टर से पैसा रेस कर लें। और जब वो रेस करती हैं तो उसमें टर्म कंडीशन लिखी जाती है कि इस समय पे ये मैच्योरिटी होगी, इस समय पे आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इतने प्रोपोर्शन को कन्वर्ट कर पाएंगे, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वो कंपनी बताती है। अब जब ये मैच्योरिटी होती है तो इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो अपने वारंट्स को कन्वर्ट कर लें इनटू इक्विटी शेयर्स, या चाहें तो वापस अपना पैसा ले लें विद इंटरेस्ट। ये दोनों ऑप्शन किसके पास हैं? इन्वेस्टर के पास हैं। इसी को कहा जाता है वारंट्स। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, इन्हीं को वारंट कहा जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? बताओ, उससे पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। नॉलेज की तरह बस एंजॉय करो ये चीज़। मतलब MBA में पढ़ाई जाती है सारी चीज़ें, तुम पहले पढ़ रहे हो, है ना? बस इतनी बात, इससे पैसा नहीं बनता है। पैसा जब बनेगा ना तो उस पर समय लगा के तुम्हें समझाऊंगा। आया समझ में? जब मैं किसी भी चीज़ को 10 बार पूछूंगा ना तो समझ लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो एंजॉय करो, फिल्म की तरह देखो। ठीक है, एंड बस मेमोरी में अपने फिक्स कर लो, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। डेली लाइफ में होने वाले ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ये टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट ना ओवर द काउंटर होते हैं, यानी OTC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये OTC कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो? जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ जी, ओवर द काउंटर, इसे म्यूचुअल लिख दो, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं पता है? जो 2 लोगों की रजामंदी से किए गए हैं उसे म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, उसे OTC कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लेते हैं मैं और मेरा दोस्त बहुत समय से एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, तो हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई डील करते हैं ना, तो उसमें किसी पैसों का लेन देन नहीं करते पहले, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, एक वर्बली कमिटमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम दोनों ज्वेलरी का काम करते हैं, वो ज्वेलरी बनाता है और मैं बेचता हूँ, तो मैंने उसको कहा कि मुझे 5 किलो गोल्ड की ज्वेलरी बना के दे देना। उसने कहा ठीक है दे दूंगा। तो हम दोनों ने वर्बल कमिटमेंट कर दिया, उसने ज्वेलरी मेरे कहने पर बना दी और मेरे लिए 5 किलो का जो ज्वेलरी है वो तैयार कर दी। इस बीच में एक बात हुई कि ज्वेलरी के प्राइजेस यानी गोल्ड के प्राइजेस शूट हो गए, जिससे मेरा तो फायदा हो गया क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया था, पर मेरे दोस्त का तो नुकसान हो गया क्योंकि उसने पैसा लगाया था। अब समझने वाली बात यह है, कि मेरा दोस्त बैक ऑफ कर सकता है ना 5 लाख गोल्ड, तकरीबन 3 करोड़ का सोना, जिस पर 10% भी अगर वो कीमत बढ़ जाए तो 30 लाख रुपए का उसको फटका लगेगा, तो बैक ऑफ कर सकता है ना? कर सकता है। और अगर 10% कीमतें गिर जाती तो मैं बैक ऑफ कर सकता था क्योंकि 30 लाख का मेरा नुकसान होता, दोनों बैक ऑफ कर सकते थे ना। तो यहां पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं ना तो मार्जिन डिपॉजिट नहीं किया जाता। तो मार्जिन जब डिपॉजिट नहीं किया जाएगा तो एक काउंटर पार्टी रिस्क रहेगा ना, जिसे हम बैक ऑफ कह रहे हैं। तो यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है हमेशा, और काउंटर पार्टी रिस्क जब होता है ना, कोई भी बैक ऑफ कर सकता है। अब यहां पर जो सेटलमेंट होता है ना, पता है कब होता है पैसों का? डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पर सेटलमेंट होता है, ध्यान रखना। उसने मुझे 5 किलो की ज्वेलरी दे दी, तब मैंने उसे पैसा दिया, वो है सेटलमेंट। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा
जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।